नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। खबरों को शुरुआत करते हैं 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर, उत्तर प्रदेश में कोरोना की लगातार रफ्तार घट रही है। यूपी में हर दिन के साथ कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। दूसरी खबर कोरोना से जुड़ी है। दरअसल कोरोना की रफ्तार तो राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस बीमारी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है और कई जिलों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। और तीसरी बड़ी खबर आज चित्रकूट से है, जहां पर जिला जेल के अंदर गैंगवार हो गया, जिसमें 3 अपराधियों की मौत हो गई। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं जिस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही कुछ और अहम खबरें हैं वो आपको बताएंगे। तो यूपी में कोरोना के नए केसों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में 2500 से ज्यादा कम केस मिले हैं। एक दिन में 15,000 नए मरीज मिले, 26,000 ठीक हुए हैं और यूपी में एक्टिव केसों की संख्या 2 लाख से कम हुई है। लखनऊ की बात करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में कमी आई है। कल के मुकाबले तकरीबन 2,500 मामले कम आए हैं और बीते 24 घंटे में 15,000 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। पहली बार सक्रिय मामले 2 लाख से कम हुए। अब सक्रिय मामले 1,93,000 ही बचे हैं और बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 2,63,000 टेस्ट हुए हैं। और कोरोना से जुड़ी एक और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर राजकीय बाल गृह में 32 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बाल कैदी जो हैं संक्रमित हुए हैं। अब 29 संक्रमित मरीजों को मोती नगर राजकीय बाल गृह से सरस्वती कुंज बाल गृह में शिफ्ट करके आइसोलेट किया गया है। राजधानी लखनऊ सहित सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन हुआ है और उत्तर प्रदेश में 56 सरकारी बाल और महिला गृह हैं। बाल गृह में पाए गए सभी कोरोना संक्रमित मरीजों को बाल गृहों में ही आइसोलेट करने के साथ वहीं पर इलाज के लिए डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है, ताकि सभी को बेहतर इलाज मिल सके और सभी की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी टास्क फोर्स को दी गई है। नोएडा के कैलाश अस्पताल में भी ब्लैक फंगस का मामला सामने आया। यहां पर बरौला गांव के रहने वाला शख्स कोविड से ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के शिकार हो गए और उसकी आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी है। कोरोना संक्रमण अब लोगों पर डबल अटैक कर रहा है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वहीं ब्लैक फंगस का भी शिकार हो रहे हैं। नोएडा में भी ब्लैक फंगस का एक मामला सामने आया है, जिसके उपचार के लिए नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में मरीज को भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, नोएडा के बरौला निवासी मांगेराम शर्मा को 15 दिन पहले कोरोना संक्रमण हुआ था, लेकिन 4 दिन बाद ही उनके आंखों की रोशनी कम होने लगी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें उपचार के लिए मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। लेकिन जब उनकी हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें निकालकर नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस वक्त हम नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, जहां मांगेराम शर्मा का उपचार चल रहा है। उनकी स्थिति कैसी है और डॉक्टरों का क्या कहना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उनके बेटे मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पिता की क्या स्थिति है इस वक्त। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन शर्मा है। और नितिन जी, ये बताइए कि आपके पिता की क्या स्थिति है? उनके आंखों की रोशनी वापस आई है या अभी भी रोशनी नहीं आई है? नहीं सर, अभी नहीं आई है। जो आंखों के डॉक्टर हैं उन्होंने देखा है तो बोले कि मतलब आंखों का जो विज़न है बिल्कुल चला गया है और दोनों आंखें उनकी बंद हो चुकी हैं। दोनों आंखें खुल नहीं रही है, वो बिल्कुल देख नहीं पा रहे हैं और डॉक्टरों ने यही कहा है कि विज़न तो बिल्कुल गया है, बाकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आपने देखा कि उनके परिजनों का कहना है कि डॉक्टर उपचार कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि डॉक्टरों की टीम का साफ तौर से कहना है कि ब्लैक फंगस इन्हें काफ़ी हद तक अपनी जद में ले चुका है, लिहाजा उपचार किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उन्हें स्वस्थ कर लिया जाएगा। लेकिन अभी जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हैं। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। मथुरा में ब्लैक फंगस के 3 मामलों में स्वास्थ्य विभाग ने हड़कंप मचा दिया, जिनमें 2 मरीजों को ट्रेस कर लिया गया और तीसरे की जानकारी जुटाई जा रही है। ब्लैक फंगस की चपेट में आए 3 में से 2 मरीज कोविड से ठीक हुए थे। इसके बाद उन्हें इस वायरस ने भी घेर दिया और आंखों में कम दिखने की शिकायत उनको आ रही है। मैंने माँ को 23 अप्रैल को भर्ती किया। माँ ने बोला कि 25 अप्रैल से ही मेरी रोशनी चली गई थी,
मैंने वहाँ की नर्सों के स्टाफ से भी बोला, डॉक्टर से भी बोला, सभी लोगों से बोला, लेकिन उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। देखिए 3 लोग अभी तक हमारे पास संज्ञान में आए हैं और 2 लोगों से हमारी बातचीत भी हो चुकी है। उनकी हम डिटेल और रिपोर्टें मंगा रहे हैं। डॉक्टर साहब, लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो ब्लैक फंगस का शिकार हैं? क्या लक्षण है इसके, ज़रा बताएं। देखिए जनरली मरीज जो शुरू में जब कोविड पॉजिटिव होता है या जो लोग कोविड पॉजिटिव और साथ में डायबिटिक भी हैं, तो उसके साथ जो अगर जब सही हो जाते हैं, कई लोगों में सही होने के बाद भी जब शुगर लेवल हाई रहता है, तो ऐसे लोगों में क्या होता है, नाक में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर कहीं भी एक एब्सिस टाइप की बनती है, तो उसमें ये फंगस है वो मल्टीप्लाई और ग्रोथ करने लगता है। और बड़ी खबर लखनऊ से है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना ट्रेसिंग तेज की जाएगी। कोविड जांच के लिए 45 चेतक आरआरटी टीमें लगाई गई हैं। हर स्वास्थ्य केंद्र पर 2 चेतक आरआरटी टीमें तैनात होंगी और बाइक से गांव-गांव जाकर मरीजों की ट्रेसिंग की जाएगी। लक्षण मिलने पर टेस्टिंग होगी और वहीं पर दवाएं दी जाएंगी। तो एबीपी गंगा ने बताया था आपको किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ने दस्तक दे दी है। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, ये आदेश जो है ये केवल लखनऊ के लिए है या यूपी के सभी जिलों के लिए? अब देखिए, लखनऊ जिला प्रशासन की पहल है। यहाँ पर डीएम अभिषेक प्रकाश ने इन टीमों को रवाना किया है। लखनऊ के लिए 45 टीमें बनाई गई हैं जो बाइक पर रहेंगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार ये भी देखा जाता है कि टीम गई 4 पहिया वाहन से और वहां पर जहाँ रास्ता ऐसा मिला जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती तो कहिए वहां से ही लौट आए, आगे जाए ही ना। तो यहाँ पर अब 2 व्हीलर को लगाया गया है कि चाहे गांव का खड़ंजा हो, गली कूचा, कहीं भी वहाँ ये टीम जाएंगी और लोगों में जिनमें लक्षण दिख रहे होंगे कोविड के, उनकी वहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी। मौके पर ही उन्हें किट दी जाएगी मेडिसिन की जो कोविड के लिए दी जाती हैं। और इसके बाद ये अभियान फिलहाल देखिए 1 हफ्ते के लिए चलाया गया है। 1 हफ्ते के बाद जरूरत लगने पर इस अभियान को आगे और बढ़ाया जाएगा। ये पूरी योजना है। बहरहाल देखना ये होगा कि इससे पहले भी 5 तारीख से अभियान चलाया गया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, लेकिन उसकी हकीकत क्या थी वो एबीपी गंगा ने दिखाई कि कैसे कहने के लिए तो हर जगह टीम पहुंची, लेकिन जब एबीपी गंगा की टीम जहां पहुंची वहां पर पता चला कि टीमें कई जगह पहुंची ही नहीं थी। देखना ये है कि ये जो 45 टीमें रवाना की गई हैं, इनका मकसद तो अच्छा है, लेकिन ये असल में कितना जाती हैं, कितनी जांच करती हैं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन कम से कम एबीपी गंगा ने जब हकीकत दिखाई तो जिला प्रशासन जागा है और उसने इन टीमों को रवाना किया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, खास तौर से कि कोई भी छूटे ना। हर घर, हर परिवार तक जहां भी लक्षण मिलते हैं उनकी लोगों की जांच की जाए, मौके पर उनको मेडिसिन की जो किट है वो मुहैया कराई जाए। शुक्रिया शैलेश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और उम्मीद की जा सकती है कि अब जब यहां पर टेस्टिंग होगी, ट्रीटमेंट होगा, तो हालात लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में कम से कम बदलेंगे। बात करते हैं चित्रकूट की, जहां के जिला जेल में गैंगवार हुआ और जेल में ही बंद 2 कुख्यात अपराधियों मुकीम काला और मिराजुद्दीन की हत्या कर दी गई। जेल में हुई गैंगवार की इस वारदात से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई। इस बीच पुलिस ने दोनों अपराधियों की हत्या के आरोपी अंशुल दीक्षित नाम के अपराधी को भी जवाबी कार्रवाई में थोड़ी देर के बाद मार गिराया। घटना के बाद डीएम, एसपी पूरी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं चित्रकूट जेल में हुई गैंगवार मामले का सीएम योगी ने संज्ञान लिया और इस मामले पर एसीएस गृह के साथ उन्होंने एक बैठक भी की। 9:30-10 बजे के करीब जेल सुप्रिंटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदी द्वारा अपने सहबंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल गाँव डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद की पुलिस बल जो है वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त, जिसका नाम बाद में अंशुल दीक्षित पता चला, उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लगी। हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं। फील्ड यूनिट यहाँ गई है। उक्त अभियुक्तों में से जो मरे हैं उसमें एक का नाम मुकीम काला, जो कि शामली का रहने वाला था, के रूप में चिन्हित हुआ। गाजीपुर में पिछले कई दिनों से गंगा में लाशें तैरती मिल रही हैं। घाटों के किनारे लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। तो अब श्मशान घाट पर एक लकड़ी बैंक की शुरुआत हुई है।
जिस बैंक में लोग अपनी श्रद्धा अनुसार लकड़ी दे सकते हैं और जरूरत के अनुसार उस लकड़ी को ले भी सकते हैं। इसके अलावा इस लकड़ी बैंक से उन गरीब और असहाय लोगों की मदद की जाएगी जो कोविड-19 के दौर में अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर पाने में समर्थ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए इस लकड़ी बैंक से निःशुल्क लकड़ी उनको दी जाएगी। तो कोरोना के इस दौर में कई जिलों में ऐसा देखा गया कि लकड़ियां कम पड़ गई। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे लकड़ियां खरीद सके। ऐसे में अब लकड़ी बैंक बनाया गया है जहां पर लोग लकड़ी दे भी सकते हैं मुफ्त में और ले भी सकते हैं। सुल्तानपुर में आज ईद के मौके पर एक ही समुदाय के दो गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर भिड़ंत हो गई, जिसमें पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के बीच पथराव हुआ और फिर फायरिंग हो गई। गोली लगने से वहां पर मौजूद एक शख्स घायल हो गया। वहीं पथराव में 2 लोगों के घायल होने की खबर है। गोली लगने से घायल युवक को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के मीरापुर गांव का है। थाना कुड़वार के ग्राम मीरापुर में ईद के बाद ईदी मिलने के लिए ग्राम प्रधान जो वर्तमान में जीते हुए हैं मुख सलीम, ये सलमान के घर गए हुए थे जो है, और वहाँ से मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। उन्होंने कबीर खान के घर के पास आकर, जो कि हारे हुए प्रत्याशी थे, मोटरसाइकिल कुछ तेज़ की जो है, जिस पर कबीर खान द्वारा आपत्ति की गई। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हुआ और कई लोगों ने कबीर खान के ऊपर हमला किया। और बड़ी खबर सोनभद्र से है, जहां पर कोरोना ने अपना कहर मचा रखा है। 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है। बीते 14 दिनों में 36 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 मई को भी मामले सामने आए थे, मौत के 12 मामले सामने आए थे और कुछ लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। तो सोनभद्र में कोरोना का कहर मचा हुआ है और बीते 24 घंटे की बात करें तो अब तक 12 लोग दम तोड़ चुके हैं। अस्पताल नहीं मिलने की शिकायतें बार बार आ रही हैं। बीते 14 दिनों में 36 लोगों की मौत हो चुकी है और 11 मई को भी 24 घंटे में 12 मौत के मामले सामने आए थे। कुछ लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हुई और तमाम ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध परिस्थितियों में जिनकी मौत हो रही है। बिना टेस्ट के ये पता नहीं चल पा रहा है कि उनकी मौत कोरोना से हुई है या किसी और वजह से, लेकिन मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। 14 दिन में 36 लोगों की मौत हो चुकी है।